बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट फल्ला स्टूडेंट मैं हूं अख्तर अली और आज हम एक नए लेक्चर पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बेसिकली रिलेटेड है रिलेटिव एटॉमिक मास इन एएमयू कॉन्सेप्ट। रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि बेसिकली आपकी 9th की बुक में भी इंक्लूड है और फर्स्ट ईयर की बुक में भी थोड़ा सा बहुत इंक्लूड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस चीज़ के मुतालिक कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर ये रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। तो नाउ स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड AMU concept, relative atomic mass and AMU concept। स्टूडेंट रिलेटिव एटॉमिक मास को शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताऊंगा जो कि एटॉमिक मास से रिलेटेड है। पुराने ज़माने में जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो केमिस्ट के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि एटम का जो एटॉमिक मास है वो किस तरह फाइंड आउट किया जाए। तो फिर केमिस्ट ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना हम किसी स्टैंडर्ड एटम की एटॉमिक मास को फाइंड आउट करें और जितनी भी एलिमेंट है उसी की एटॉमिक मास को कंपेयर करेंगे उस स्टैंडर्ड एटम के साथ। इससे जो मास निकल आएगा ये एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि relative atomic mass is defined as the average atomic mass of an atoms of an element compared to the 112 part of the mass of carbon taken as 12 AMU is called a relative atomic mass। relative atomic mass स्टूडेंट इस डिफिनीशन का मतलब यह है कि जब भी हम किसी एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मास को एवरेज एटॉमिक मास को कार्बन 12 की 112 पार्ट से कंपेयर करेंगे उससे जो मास निकल आएगा इस कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। बहुत ही आसान है कि जब भी आप किसी एलिमेंट की एटम्स की एवरेज एटॉमिक मास को कार्बन 12 की 112 पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे उससे जो मास निकल आएगा इस कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ अब यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू average atomic mass of one atom of an element divided by 112 part of one atom of carbon 12। कार्बन 12 की 1 एटम की 112 पार्ट के साथ जब आप किसी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को कंपेयर करेंगे उसी को नाम दिया जाएगा क्या रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास टेल अस, रिलेटिव एटॉमिक मास हमें यह बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम the mass of one atom of an element is heavier than
the 1/12th part of the mass of carbon taken 12, कार्बन टेकन इज 12। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास हमें यह बताता है कि जब हम किसी एलिमेंट की एवरेज एटॉमिक मास को कार्बन 12 की 112 पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कार्बन की 112 पार्ट से कितना हेवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्कर लिया, मेरे हाथ में 2 मार्कर्स हैं। अब मैंने इस मार्कर को 12 हिस्से किए, ये आपके साथ ये कार्बन 12 हो गया, और मैं किसी एलिमेंट की एटॉमिक मास को, जो कि ये ब्लैक मार्कर है, मैं इसी के साथ कंपेयर करता हूं और ये देखता हूं कि ये मार्कर इस मार्कर की 112 पार्ट से कितना हेवियर है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। कि जब मैं किसी एलिमेंट की एटॉमिक मास को 112 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करूंगा, 112 पार्ट के साथ, तो जितना ही उस एलिमेंट का एटॉमिक मास हेवियर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। अब यहां पर आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ चुका होगा कि सर आप बता रहे हो कि 112 पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो बेसिकली व्हाट इज द 112 पार्ट ऑफ कार्बन टेकन 12? बेटा 112 पार्ट ऑफ कार्बन टेकन 12 इज कॉल्ड AMU। इसे हम 1 AMU कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर मैं लिखूंगा AMU। नाउ ये AMU क्या होता है, इसे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। बेटा AMU इज डिफाइंड एज द 112 mass of the carbon taken 12 is called atomic mass unit। atomic mass unit। बेटा किस तरह डिफाइन कर सकता हूं AMU को कि कार्बन 12 का जो 112 पार्ट होता है उसी को हम एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। नाउ व्हाई द 112 पार्ट ऑफ कार्बन टेकन 12 इज कॉल्ड AMU? कार्बन 12 की 112 पार्ट को AMU क्यों कहा जाता है? यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आप जरा नोट करें। मैं से लिखता हूं कि अगर आप कार्बन की एटम को देखें, ये अगर कार्बन का एटम हो गया और ये इसका न्यूक्लियस के, और इसके न्यूक्लियस में मौजूद है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के सराउंड सर्कुलर पाथ में तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो आप 1 एटम ऑफ कार्बन की मास निकालना चाहते हो, 1 एटम ऑफ कार्बन की मास निकालना चाहते हो, तो मैं ऊपर लिखूंगा कि जो एटम की मास होती है वो बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होती है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इज इक्वल टू 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.68 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 9.01 क्रॉस 10 टू द पावर -27 ग्राम। अब एटम की एटॉमिक मास में हम ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये व्हाई वी इग्नोर, बिकॉज दिस इज द 1/1836 टाइम इज द मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन से कितने लाइटर है, 1836 टाइम। तो यहां पर हम एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। अब अगर आप देखें तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, अगर आप इसे AMU की मास के साथ कंपेयर करें तो AMU का मास होता है 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब यहां पर आप देखें कि जो प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है और AMU का मास है, तो दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल विद ईच अदर। मतलब जितनी मास एक प्रोटॉन का है, जितना मास एक न्यूट्रॉन का है, उतना ही मास एक AMU का भी है अप्रॉक्सीमेटली। अब अगर आप एक कार्बन एटम की मास निकालना चाहते हो तो मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू
6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियस में देखें तो 6 प्रोटॉन होते और 6 न्यूट्रॉन होते, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे, 12। अब मैंने आपको बताया कि mu का जो मास है वो इसके साथ बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एग्जैक्टली 12 AMU। तो ये जो 12 AMU आ गया, दिस इज बेसिकली द मास ऑफ कार्बन 12 in AMU। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को क्यों स्टैंडर्ड लिया, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात ये थी कि हाइड्रोजन को पहले साइंटिस्ट ने लिया था कि इसे हम स्टैंडर्ड लेंगे, लेकिन मसला वहां पर ये क्रिएट हो रहा था कि जब उसने किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हाइड्रोजन की 1 एटम के मास के साथ कंपेयर किया तो बहुत सी एटॉमिक मासेस जो थे वो फ्रैक्शन में आ रहे थे, बहुत सी एटॉमिक मासेस ऐसी थी जो होल नंबर में नहीं आ रहे थे, वो डेसिमल में आ रहे थे। फिर उसी ने हाइड्रोजन को रिजेक्ट किया और ऑक्सीजन को लिया। तो जब उसने ऑक्सीजन की 1/16 पार्ट ऑफ एटम के साथ किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कंपेयर किया तो उसी उसने रिलेटिव एटॉमिक मास कहा। लेकिन वहां पर भी मसला यह रहा था कि बहुत सी जो एटॉमिक मासेस थे वो डेसिमल में आ रही थी, फ्रैक्शन में आ रही थी। तो फिर साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो कार्बन 12 है उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों उसने जो है कार्बन 12 को सिलेक्ट किया था। थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बाद में आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहली बात ये थी कि जो कार्बन 12 था बेटा उसकी सबसे ज्यादा एबंडेंस थी, दे हैव मोर एबंडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मोर एबंडेंस एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। दूसरी बात ये थी कि दिस कार्बन 12 इज 99% प्योर। ये आपको जब आप इसको यूनिवर्स में देखेंगे तो ये आपको 99% प्योर फॉर्म में मिलेगा। तीसरी बात ये थी कि इसकी जो वैलेंसी थी, वैलेंसी इज इक्वल टू 4। इसकी वैलेंसी जो थी वो 4 के बराबर थी, मतलब ये एट ए टाइम 4 बॉन्ड बना सकता था। और ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है किसी एलिमेंट के लिए कि वो एट ए टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसी के साथ अगर आप कार्बन 12 को देखें तो दे टेक पार्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शन। ये बहुत से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, ना ही उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है और ना ही इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। मतलब नाइदर द कार्बन 12 इज मोर रिएक्टिव, नाइदर इज वेरी स्लो रिएक्टिव, दे आर मॉडरेट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 की जो रिएक्टिविटी होती है वो मॉडरेट होती है। तो ये बातें जो थी ये कार्बन 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसी ने उसको यूनिक जो बिहेवियर है वो दिया, और इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन 12 को सिलेक्ट किया। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि कार्बन की जो एटॉमिक मास है वो 12 AMU आ गई। मैं आपको यहां पर अगर लिखूं कि कार्बन की एटॉमिक मास जो है वो 12 AMU आ गई, तो अब क्या किया साइंटिस्ट ने, अब साइंटिस्ट ने ये किया बेटा कि ये अगर हो गया कार्बन 12, मैं आपको ड्रा करूं कि ये अगर कार्बन 12 हो गया, जिसे उसने कार्बन 12 को 12 AMU का नाम दिया। अब यहां पर इस बेसिकली कार्बन 12, ये कार्बन 12 हो गया 12 AMU, और इसमें जो 112 पार्ट है इसको उसने नाम दिया 1 AMU का। मतलब ये जो पार्ट हो गई ये 1 AMU हो गई। कार्बन 12 में जो ये पार्ट हो गई 1/12 पार्ट इज कॉल्ड 1 AMU। अब जितनी भी अदर एलिमेंट थी जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था या हाइड्रोजन, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि वो कार्बन 12 की इसी हिस्से के साथ कंपेयर कर रहे थे, और इससे जो मास आ जाता था तो उसे वो क्या कहते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब मेरी बात का यह है कि जब ऑक्सीजन की एवरेज एटॉमिक मास को उसने कार्बन के 112 पार्ट के साथ कंपेयर किया तो उसने ये देखा कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन 12 की 112 पार्ट से 16 टाइम हेवियर है। तो ये 16 जो है ये एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि 16 एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई बाय
1.67 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 16 AMU एंड दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब मेरी बात का ये है कि जब ऑक्सीजन की एवरेज एटॉमिक मास को कार्बन के 112 पार्ट के साथ कंपेयर किया तो वो 16 टाइम हेवियर था इसी पार्ट से। अगर मैं आपको नाइट्रोजन की बात बताऊं तो नाइट्रोजन को जब उसने कंपेयर किया तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना था 14 मल्टीप्लाई बाय 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये 1 MU के पास है। तो नाइट्रोजन का जो एवरेज एटॉमिक मास आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास वो हो गया 14 AMU। अब जब उसने हाइड्रोजन को कंपेयर किया तो हाइड्रोजन को कंपेयर करने पर उसे क्या मिला कि हाइड्रोजन का आमतौर पर एटॉमिक मास हम 1 लेते हैं, 1.008 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। 1.008 क्रॉस 10 टू द पावर मल्टीप्लाई बाय 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली 1.008 MU आएगा एंड दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी तरह केमिस्ट ने मुख्तलिफ एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को कार्बन के 112 पार्ट के साथ कंपेयर किया और क्या निकाला रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जिसे पुराने जमाने में एटॉमिक वेट कहा जाता था, आजकल उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। अब स्टूडेंट मेरी एक बात गौर से आप सुने कि यहां पर जो मैं एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं या मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये हम एक ही एटम के लिए कह रहे हैं कि हमने एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन या एक एटम ऑफ कार्बन को जो है हाइड्रोजन को हमने कंपेयर किया। लेकिन अगर हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो फिर कैसा होगा ये, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो 12 AMU आ गई, 12 AMU basically 12 AMU is the mass of 1 कार्बन एटम। ये 1 कार्बन एटम की मास है, 1 कार्बन एटम की मास है। अगर हम 6.023 क्रॉस 10 टू पावर 23 एटम्स आप कार्बन को ले ले तो फिर जो है कार्बन की मास क्या आएगी। तो बेटा मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर आप ऐसा करें कि 12 जो है वो 1 एटम की मास है कार्बन का मल्टीप्लाई बाय 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 और इसे आप मल्टीप्लाई करें कितने एटम का मास आप निकालना चाहते हो 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। तो बेटा इससे आंसर क्या आएगा कि ये जो बेस है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर भी -24 और +23 तो इसे -1 आ जाएगा तो 10 टू द पावर -1 डिनोमिनेटर में आके +1 हो जाएगा। तो इससे तकरीबन आंसर आएगा 120.06 120.06 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 12। तो इससे आंसर जो है वो एग्जैक्टली 12 ग्राम आएगा। अब इस 12 ग्राम को हम नाम देते हैं 1 मोल, क्योंकि अमीडो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि आप जब भी किसी एटम्स के इतने पार्टिकल लेंगे, मतलब इतने एटम लेंगे 6.023 × 10⁻23, then he called this quantity of a substance is called mole, because mole is a quantitative unit which is used for the measurement of the amount of substance। क्योंकि मोल से हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इट इज अ काउंटिंग यूनिट, बेसिकली इट इज अ काउंटिंग यूनिट व्हिच यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस पर हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसकी काउंटिंग करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा कि कार्बन के 112 पार्ट को हमने क्या नाम दिया AMU का नाम दिया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो कार्बन की 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स है, एटम्स ऑफ कार्बन, इसके कितने ग्राम है 12 ग्राम और 12 ग्राम को हमने नाम दिया 1 मोल। अब बेटा यहां पर ग्राम आ गया तो ग्राम जो है वो मास का यूनिट है। अगर मैं एक कार्बन एटम की ग्राम में अब मास निकालूं MU की जगह, MU में तो मुझे पता चला है कि एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है 12 MU होता है, लेकिन अगर मैं ग्राम में किसी एक एटम का मास निकालना चाहूं तो मैं किस तरह करूंगा। आप जरा यहां पर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 1 कार्बन एटम का मास निकालना चाहते हो ग्राम में तो ये हो जाएगा x का,
तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि x इज इक्वल टू 6.023 डिवीजन में आ जाएगा और 12 जो है वो अपनी जगह 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो x इज इक्वल टू 1.99 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके ईटा के लिए, क्योंकि यहां पर अगर आपसे किसी ने पूछे कि ग्राम में वन एटम का मास कितना होता है कार्बन का, तो आप बता सकते हो कि 1.99 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब यहां पर अगर वन कार्बन एटम का मास कितना आता है, वन कार्बन एटम का मास आता है 1.99 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि वन कार्बन एटम का मास mu भी कितना है, 12 mu है। तो 12 AMU इज इक्वल टू 1.99 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम। अगर AMU की मास आप देखो तो 12 AMU का जितना मास होता है वो ग्राम में एक कार्बन एटम की मास के बराबर है, मतलब 12 AMU इज इक्वल टू 1.99 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब यहां पर आप बताओगे कि सर ये तो आपने मतलब 12 AMU की मास निकाली ग्राम में, अब हमें क्या 1 AMU की मास निकालना चाहिए ग्राम में। तो मैं 1 AMU की मास को किस तरह निकाल सकता हूं, इसी तरह निकाल सकता हूं बेटा कि अगर 12 AMU इज इक्वल टू 1.99 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम, तो 1 AMU जो है उसकी मास कितनी होगी ग्राम में, x की बराबर होगी। तो मैं x को ले सकता हूं, x इज इक्वल टू 12 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.99 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 AMU एंड मल्टीप्लाई बाय 1 AMU। तो ये जो AMU है वो AMU के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0.166 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब डेसिमल पॉइंट को मैं एक दर्जा इंक्रीज करूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम एंड दिस इज द मास ऑफ 1 AMU। मास ऑफ 1 AMU को हमने किस तरह निकाला कि मास ऑफ 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब ये तो आपके पास 1 AMU की मास आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये तो 1 AMU का मास होता है, आप मुझे 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 AMU की मास निकाले, तो फिर आप निकाल सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान है। अब ऐसा करें कि अगर 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 की मास आप निकालना चाहते हो तो आप बताएंगे उसे कि जो 1 AMU की मास है वो हमने किस तरह निकाली। 1 AMU की मास हमने इस तरह निकाली कि 1 AMU की मास जो है वो x के बराबर होंगी, तो x इज इक्वल टू 1.99 क्रॉस 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 12 AMU मल्टीप्लाई बाय 1 AMU। तो मैंने आपको बताया कि आंसर आ गया था 0.166 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो ये पॉइंट जब यहां पर आएगा तो x इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम। दिस इज बेसिकली द मास ऑफ 1 AMU। अब जब आप 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 AMU की मास को निकालोगे तो वो इस तरह होगा कि व्हाट इज द मास ऑफ 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 AMU, तो वो x के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 AMU की मास कितनी है, 1 AMU की मास है 1.66 मास ऑफ 1 AMU मल्टीप्लाई बाय 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 AMU। तो ये जो AMU है MU के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो इस तरह है कि x इज इक्वल टू
9.99 क्रॉस 10 टू द पावर यहां पर -24 एंड +23, तो x इज इक्वल टू 9.99 क्रॉस 10 टू द पावर ये हो जाएगा -1। तो यहां पर हम पॉइंट को एक दर्जा इंक्रीज करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0.999 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस यहां पर 0 हो जाएगा। तो आंसर इस तरह आएगा कि x इज इक्वल टू 9.99 क्रॉस 10 टू द पावर -1 है। तो जब मैं पॉइंट को यहां पर ले आऊंगा तो x इज इक्वल टू 0.999 क्रॉस 10 टू द पावर 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम। तो यहां पर हमें पता चला कि जब हम 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 mu के मास निकालेंगे तो ग्राम में 1 ग्राम के बराबर होगी। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप हाइड्रोजन एटम को लेंगे और हाइड्रोजन एटम के आप 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 mu लेंगे तो इसका मास कितना होगा? 1 ग्राम के बराबर होगा। तो ये तो थी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन mu से रिलेटेड कि हम mu को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर आप mu होंगी वो कितने ग्राम के बराबर होंगी। अब यहां पर स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताऊं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास था या जो एटॉमिक मास था आमतौर पर ये किस तरह कैलकुलेट किया जाता था या किस तरह फाइंड आउट किया जाता था। तो इसके लिए आमतौर पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसे नाम दिया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैं मास स्पेक्ट्रोमीटर पर आपसे थोड़ा बहुत डिस्कशन करता हूं। मास स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर mass spectrometer is any instrument which turns atoms and molecule into ions। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम किसी एटम्स का एटॉमिक मास या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि जब भी एटम्स और मॉलिक्यूल हम पुट करते हैं इसी मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर तो वो क्या करते हैं कि उसे कन्वर्ट करता है आयंस में। जब एटम्स और मॉलिक्यूल इसके अंदर जाते हैं तो दे आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। नाउ मास स्पेक्ट्रोमीटर की मैं थोड़ी सी आपको इसकी जो वर्क है वो बताऊंगा कि किस तरह वर्क करता है। कि अगर आप देखिए तो ये जो होता है आमतौर पर ये अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर है मास स्पेक्ट्रोमीटर ये यहां पर अप्लाई होता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है। यहां पर इसके अंदर एक होता है इलेक्ट्रॉन गन और यहां पर इलेक्ट्रॉन गन के साथ इलेक्ट्रॉन गन के अलावा यहां पर हमने अप्लाई की हुई होती है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि ये हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ये क्या है? ये जो है ये आयन डिटेक्टर है। आयन डिटेक्टर ये सैंपल की जब गैसियस फॉर्म में आता है इसके अंदर तो वो आयंस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहां पर ये हेवियर
आयंस और ये जो है वो लाइटर आयंस है। ये आपके पास हो गई लाइटर आयंस, और ये जो होते हैं दिस आर, तो आमतौर पर जो लाइटर आयंस होते हैं तो वो डिटेक्टर तक पहुंच जाते हैं। हेवियर आयंस आमतौर पर इतनी ज्यादा डिटेक्टर तक नहीं पहुंच जाती। यहां से सिग्नल जाती है एम्पलीफायर की तरफ, ये एम्पलीफायर हो गया, और एम्पलीफायर से ये सिग्नल जाते हैं रिकॉर्डर की तरफ, जहां पर ये सिग्नल नोट होते हैं। ये आपके पास हो गया रिकॉर्डर। अब इसकी वर्किंग किस तरह होती है बेटा, ये आप जरा सुन लें कि सैंपल जो होता है आमतौर पर वो गैसियस फॉर्म में इन होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में। ये जो चेंबर है बेसिकली दिस इज आयनाइजेशन चेंबर, आयनाइजेशन चेंबर। और ये जो होता है दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। जब सैंपल इन होता है तो आयनाइजेशन चेंबर में इसी सैंपल के साथ इलेक्ट्रॉन गन से हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते हैं, और वो क्या करते हैं कि इसी सैंपल से इलेक्ट्रॉन की नॉकिंग करता है। मींस व्हेन अ सैंपल एंटर इनटू द आयनाइजेशन चेंबर, the highly accelerated electron are collide with the symbol and electron are knocked out from the symbol and they are converted to positively charged ion। ये positively charged ion को कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर ये एक सैंपल हो गया, जैसे मैंने आपको नाम दिया कि ये अगर ये सैंपल हो गया क्लोरीन, और इस क्लोरीन के साथ हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गन से कोलाइड हो गया, तो ये क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा Cl पॉजिटिव N प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन वो है जो बेसिकली कहां से आया है, इलेक्ट्रॉन गन से आया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो है जो क्लोरीन एटम से निकल गया है, जिसकी वजह से क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज आयन को कन्वर्ट हो गया है। एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड रेडिकल केटाइन। ये रेडिकल केटाइन है, और ये रेडिकल केटाइन ही जाएगा आयन डिटेक्टर की तरफ, और आयन डिटेक्टर से ये सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में जाएंगे रिकॉर्डर में, और वहां पर ये नोट होंगे, और यहां पर ही हमें पता चलेगा कि एटम की एटॉमिक मास कितनी है या इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी है। अब मैं आपको एक बता देता हूं बेटा कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है इससे हमें 3 चीजों का पता चलता है। एक ये हमें फाइंड आउट करता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। दूसरा ये हमें बताता है आइसोटोपिक नंबर, आइसोटोपिक नंबर, और तीसरा ये हमें बताता है एबंडेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव आइसोटोप, जो आइसोटोप्स की एबंडेंस है वो।